आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक, पिता या संस्थापक क्यों कहा जाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की यह तो मालूम होता है कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है, परंतु इसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें देखना यह है कि किन कारणों से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि हम देखते हैं कि यूनान के अंतर्गत अरस्तु से भी पहले प्लेटो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक लिख दी थी, अर्थात उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य से संबंधित बातों का भी उल्लेख कर दिया गया था। इसके बावजूद भी प्लेटो को इनका जनक क्यों नहीं कहा जाता है, जबकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, इन कारणों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित भी प्रश्न किसी न किसी रूप में यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर एग्जाम के अंतर्गत पूछा ही जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैक्सी के शब्दों से। क्या, मैक्सी, नोट कीजिएगा। क्या, मैक्सी अरस्तु के बारे में क्या कह रहे हैं कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक विचारक। क्या, मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। क्या कहा है, अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्लेटो ने वास्तविक रूप में अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्शवाद की बात की थी। किसकी बात की थी, आदर्शवाद की। उन्होंने आदर्श राज्य का जो चित्रण किया था उसके बारे में उन्होंने स्वयं ने अंत में बात स्वीकार की है कि वास्तविक रूप में ऐसा राज्य केवल स्वर्ग में ही मौजूद हो सकता है, यथार्थ धरातल पर मौजूद नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने इसलिए अंत में जो अपनी अंतिम पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने, उसका नाम भी क्या रखा था, द लॉज। मतलब अंत में वृद्धावस्था में इन्होंने कानून के शासन को स्वीकार कर लिया था। तो हम कह सकते हैं इनसे पहले जो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा था वो केवल काल्पनिक बातें थी, आदर्शवाद की बातें थी। तो मैक्सी का ये कथन होगा। इसके बाद में एक विद्वान और हैं, डैनिंग। नोट कीजिएगा। क्या है, डैनिंग क्या करें, पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। क्या, कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कहां से माना गया है, अरस्तु से ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप में राजनीति से संबंधित जो बातें हैं उनका व्यवस्थित रूप में वर्णन, क्रमबद्ध रूप में वर्णन, वैज्ञानिक रूप में वर्णन सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने ही किया था। नोट कीजिएगा। अब मैं यहां एक मुख्य बात बताना चाह रहा हूं कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीन ऐसे विद्वान हैं कि वास्तविक रूप में ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा दुनिया में देखने के लिए बहुत कम मिलेगी। तो इसलिए हम एक कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यूनान का जो दर्शन है, अब नोट कीजिएगा, यहाँ यूनान का जो दर्शन है वह सुकरात के अंतर्गत बीज रूप में आता है। क्या, सुकरात के अंतर्गत बीज रूप में आता है, और प्लेटो में लता के रूप में आता है, और उसके बाद में अरस्तु में यह पुष्प की तरह खिल जाता है। किसकी तरह, पुष्प की तरह, फूल की तरह खिल जाता है। इसका मतलब यूनानी दर्शन को, यूनान के राजनीतिक दर्शन को यदि हमें ठीक से समझना हो तो इन तीनों ही विद्वानों के राजनीतिक विचारों की जानकारी अति आवश्यक है। किसकी, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो प्लेटो के बारे में हमने ज्यादातर बातें पिछली वीडियो के अंतर्गत समझा दी है। तो आप प्लेटो को समझना चाह रहे हैं तो पिछली जो वीडियो बनाई है हमने उनको अवश्य ही देखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अरस्तु की। तो इनको किन कारणों से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है।
नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण, और यह नेट जेआरएफ में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, यूपीएससी के अंतर्गत पूछा ही जाता है, और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं क्या कि वास्तविक रूप में इनको जनक कहने का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है कि इनके द्वारा पद्धति कौन सी अपनाई गई है। क्या मतलब भाई अध्ययन की पद्धति सुकरात की भी थी, प्लेटो की भी थी, इसके बाद में हम अरस्तु की बात करते हैं, इनकी अध्ययन की पद्धति है। तो इन्होंने अध्ययन की पद्धति कौन सी अपनाई है, आगमनात्मक, कौन सी, आगमनात्मक विधि का इन्होंने अनुसरण किया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो इनके गुरु थे कौन, प्लेटो, प्लेटो ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी विधि अपनाई थी, आगमनात्मक नहीं अपनाई थी बल्कि निगमनात्मक विधि अपनाई थी। कौन सी अपनाई थी, निगमनात्मक विधि अपनाई थी। जबकि इन्होंने कौन सी विधि अपनाई है, मतलब अरस्तु ने कौन सी विधि अपनाई है, आगमनात्मक विधि। अब यहाँ समझने की बात यह है कि प्लेटो ने तो निगमनात्मक विधि का अनुसरण किया था और अरस्तु ने किसका किया है, आगमनात्मक का। तो ये विधियां हैं क्या। अब यहाँ मूल प्रश्न पूछा जाता है कि निगमनात्मक विधि के अंतर्गत वास्तविक रूप में कल्पनाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में एक जो अध्येता होता है वह सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। नोट कीजिएगा, निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत एक अध्येता सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या, सामान्य से विशेष की तरफ। जबकि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत एक अध्येता विशेष से सामान्य की तरफ जाता है। विशेष से सामान्य की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो अध्येता होता है उसके द्वारा सबसे पहले समाज से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, फिर उन तथ्यों के आधार पर क्या किया जाता है, अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है, उन अवधारणाओं से सामान्यकरण किया जाता है और सामान्यकरण से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात नोट कीजिएगा यहाँ पर, क्या कि सबसे पहले यहाँ तथ्य एकत्रित किए जाएंगे, तथ्यों से अवधारणाओं का निर्माण होगा, अवधारणाओं को मिलाकर के सामान्यकरण किया जाएगा और सामान्यकरण से सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा। अरस्तु ने ऐसा ही किया था। इन्होंने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद उस अध्ययन से जो निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्षों से इन्होंने अपने सिद्धांत बनाए हैं। इसलिए ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या, इन्होंने आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया है। नोट कीजिएगा। और प्लेटो ने किसका किया है, तुलना कीजिएगा, प्लेटो ने किसका किया है, निगमनात्मक विधि का अनुसरण किया है। पत्तियां दो महत्वपूर्ण है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। दूसरा जो कारण है अरस्तु को पिता कहने का राजनीति विज्ञान का, वो है राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना। वास्तविक रूप में देखें हम तो अरस्तु से पहले नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को पृथक नहीं किया गया था। सबसे पहले अरस्तु ने ही अपनी पुस्तक, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिक्स, अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी, द पॉलिटिक्स। इसकी अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स, इसके अंतर्गत इन दोनों का पृथक्करण किया गया है। अब ध्यान दें यहाँ कि वास्तविक रूप में सबसे पहले अरस्तु ने ही ऐसा किया है कि इन दोनों को पृथक कर दिया। और इनका संबंध किससे होगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नीति शास्त्र का संबंध किससे होगा, उद्देश्यों से होगा। मतलब ये उद्देश्य निर्धारित करेंगे और राजनीति शास्त्र उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन बतलाया है। इनके द्वारा जो उद्देश्य तय किए जाएंगे उनकी प्राप्ति का साधन किसने बतलाया है, राजनीति शास्त्र ने। इसका मतलब नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, साध्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध साधनों से है। किससे, साधनों से। तो इन दोनों का मतलब राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का जो पृथक्करण किया गया है अरस्तु द्वारा, इस कारण भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक, संस्थापक, पिता कहा जाता है। नोट करें हम। अब तीसरा जो कारण है वो क्या है, इनको जनक कहने का ये है कि अरस्तु यथार्थवादी विचारक। क्या, अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे, जबकि हम प्लेटो की बात करें तो क्या थे, वो आदर्शवादी थे। क्या थे, आदर्शवादी थे। ये क्या है, यथार्थवादी विचारक।
यथार्थवादी क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए वो कल्पना के आधार पर नहीं दिए बल्कि तथ्यों के आधार पर दिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वास्तविक रूप में अरस्तु के द्वारा उस समय के 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसके बाद में इन्होंने अपने विचार दिए। जैसे नागरिकता की व्याख्या के बारे में इन्होंने जो अपने विचार दिए, संविधान के बारे में इन्होंने जो अपने विचार दिए, नागरिकता की व्याख्या के बारे में इन्होंने जो अपने विचार दिए, ये सभी किसके आधार पर दिए? तथ्यों के आधार पर दिए, ना कि कल्पना के आधार पर। इसलिए ये प्रथम यथार्थवादी विचारक हैं और प्रथम यथार्थवादी विचारक होने के कारण इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, अगला चौथा क्या है इनको पिता कहने का कारण? कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण, वर्णन। मतलब ये बात सही है कि अरस्तु से पहले प्लेटो ने द रिपब्लिक लिख दी थी और उसमें राजनीति से संबंधित बातों को उल्लेख भी किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में वो तथ्यों के आधार पर नहीं लिखा गया है, क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखा गया है। जबकि यहाँ पर अरस्तु के द्वारा राज्य के जन्म से लेकर और विकास तक ज्यादातर बातों का अरस्तु के द्वारा उल्लेख कर दिया गया है और वह भी क्रमबद्ध रूप में। इस कारण भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर से दोहराइए, किस कारण? राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध वर्णन अरस्तु के द्वारा सबसे पहले किया गया था, इसलिए भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, 4 कारण हो गए। अगला जो कारण है संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। कितनी अच्छी बात है, एग्जाम की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण बात। ये बात सही है कि अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी संविधानों का वर्गीकरण किया था, लेकिन वैज्ञानिक रूप में नहीं किया था। वैज्ञानिक रूप में संविधानों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने ही किया था। इस कारण भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इसीलिए अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का भी जनक कहा गया है। नोट करें, संविधान और संविधानवाद का भी जनक कहा है। किसको? अरस्तु को। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, तो ध्यान दें। विशेषकर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है। अगला है नागरिकता की व्याख्या। वास्तव में आधुनिक समय में जब संविधानों के अंतर्गत नागरिकता के बारे में लिखा जाता है तो यहाँ पर किसी न किसी रूप में अरस्तु ने अपनी द पॉलिटिक्स के अंतर्गत नागरिकता के बारे में जो कुछ भी लिखा है, हम यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में नागरिकता की व्याख्या का विश्लेषण इनके द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। इसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो नागरिकता की भी जो व्याख्या की है वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? अरस्तु के द्वारा की गई। इसलिए भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि नागरिकता से जो तात्पर्य आधुनिक समय में जो लिया जा रहा है वह अरस्तु का तात्पर्य नहीं है, बल्कि अरस्तु नागरिक किसको कह रहे हैं? अरस्तु नागरिक केवल उसको कहते हैं जो राज्य व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वही नागरिक है, बाकी अनागरिक है, गैर नागरिक है। मतलब जो राज्य व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेगा वही नागरिक, बाकी गैर नागरिक है। तो आधुनिक समय में इस अवधारणा का विश्लेषण करने की अति आवश्यकता है, मेरा बार बार आग्रह है यहाँ पर। अगला जो कारण है वो क्या है? कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। आप ध्यान दें यहाँ, वास्तविक रूप में इनके गुरु प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक लिखी थी उसमें आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था में जो अपनी अंतिम पुस्तक लिखी है द लॉज कानून, तो इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने कानून के शासन को स्वीकार किया है, परंतु ये बात सत्य है उन्होंने ये बात बेमन से स्वीकार की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर वास्तविक रूप में ऐसा व्यक्ति मीन्स एक बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाता है तो दार्शनिक राजा का शासन ही ठीक है। इसका मतलब है वृद्धावस्था इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, इसलिए कानून के शासन को स्वीकार करें, लेकिन वास्तविक रूप में वह भी बेमन से स्वीकार करे। अब जहाँ पर
प्लेटो अपनी पुस्तक द लॉज का समापन करते हैं। जहां प्लेटो अपनी बात का समापन कर रहे हैं वहीं से अरस्तु का प्रारंभ करता है, वहीं से अरस्तु अपनी बात का प्रारंभ करता है। ध्यान दें, अरस्तु वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता है और वह है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अर्थात अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति के शासन से अच्छा, चाहे व्यक्ति कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, व्यक्ति के शासन से अच्छा कानून का शासन है। इसलिए अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है, कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया है और कानून की सर्वोच्चता को सबसे पहले अरस्तु ने ही स्वीकार किया है। इन्होंने इसकी बात की है, इसलिए भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन स्पष्ट रूप में सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही किया गया था। ये बात सही है, प्लेटो ने द लॉज के अंतर्गत बात स्वीकार की है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में वहां बात उस रूप में स्वीकार नहीं किए जिस रूप में अरस्तु ने स्वीकार किए। तो जो सातवां कारण बनता है वो क्या है, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किसने किया है, अरस्तु ने। ठीक, अंतिम सरकार के अंगों का निर्धारण। अब ध्यान दिया, क्या अंतिम कारण क्या है, सरकार के अंगों का निर्धारण। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सरकार के कितने अंग माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में सरकार की इन 3 अंगों का निर्धारण सबसे पहले अरस्तु द्वारा कर दिया गया था। बात ठीक है, ये नाम नहीं दिए गए थे, लेकिन कम से कम 3 कार्यों का पृथक्करण तो कर ही दिया गया था। वो क्या, नीति निर्धारण, प्रशासकीय और न्यायिक कार्य। 3 बता दिए, नीति निर्धारण, प्रशासनिक और न्यायिक। तो आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये तीनों कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, ध्यान दें, नीति निर्धारण, व्यवस्थापिका, प्रशासकीय, कार्यपालिका, न्यायिक, न्यायपालिका। तो किसी न किसी रूप में हम देखते हैं कि सरकार के अंगों का भी जो निर्धारण है वह किसके द्वारा कर दिया गया था, अरस्तु के द्वारा कर दिया गया था। इस कारण भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो मूलतः हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो कारण मैंने आपको बताए, विशेषकर 8 कारण और भी बहुत बनते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है, इन्हीं के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। हम ये कहेंगे कि इनके अंतर्गत ज्यादातर प्रश्न नहीं बल्कि सारे प्रश्न जनक से संबंधित समाहित हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अरस्तु को किन किन कारणों की वजह से राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैंने यहाँ 8 कारणों को समझाने का प्रयास किया है। अब ध्यान दें, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।